हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा रनिंग में चैप्टर है सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर 12th क्लास। उसका लास्ट टॉपिक है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेंट ऑफ फैक्टर। एक्चुअल में फैक्टर क्या है और इसका यूज क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। वेंट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई आई। इस फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एक साइंटिस्ट था वेंट ऑफ, जिसने ये दिया था फैक्टर आई। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझो। देखो, जस्ट प्रीवियस हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की होती है। क्लियर बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था आपको कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। क्लियर बच्चों, तो सिंपल मतलब क्या निकल के आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है वो चीज समझो। देखो, एक एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज करो, ये एक हमने कोई बीकर लिया और इसमें हमने लिक्विड भर दिया। क्लियर बच्चों, एक बीकर लिया और इसमें लिक्विड भर दिया। ये भर दिया हमने लिक्विड कुछ भी है, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो। इसके अंदर हमने डाला शुगर। अब देखो, शुगर हमें पता है कि शुगर ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। 1 मोल शुगर हमने डाला इसमें। क्या डाला इसमें? 1 मोल शुगर डाला हमने इसमें, 1 मोल शुगर। और शुगर क्या होता है कि ना तो वो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि अगर मान लो इसी लिक्विड में आपने 1 मोल NaCl डाला, तो आपने डाला कितना? 1 मोल। लेकिन जैसे ही आपने इस लिक्विड में NaCl डाला, इस वाटर में NaCl डाला, तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी 1 मोल Na और 1 मोल Cl नेगेटिव। इन दो में ये डिसोसिएट हो गया। तो देखो, यहां पे दिक्कत आ गई। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट डिपेंड किस पे कर रही है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे। अब लेकिन यहां पे तो दिक्कत हो गई कि इस केस में तो दिक्कत नहीं थी। यानी जितना 1 मोल शुगर डाला, 1 मोल शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, क्योंकि शुगर ना तो डिसोसिएट होता है और ना एसोसिएट होता है। क्लियर बच्चों। लेकिन जब आपने NaCl इसमें डाला लिक्विड में, 1 मोल NaCl, तो Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया। यानी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट में फर्क आ गया। यानी देखो, एक यहाँ पे 1 मोल NaCl है और यहाँ पे 1 मोल Na और 1 मोल Cl, तो 2 मोल हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? बढ़ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो गलत हो गई ना बच्चों। समझो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। डिसोसिएशन के केस में यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? गलत हो गई बच्चों। तो इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अब हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गलत निकल रही है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई फैक्टर यूज करना पड़ेगा। उसी फैक्टर को हम बोलते हैं बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर बच्चों, कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे जो गलत हो रही है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो फैक्टर हम यूज कर रहे हैं उसी को बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर बच्चों। अब देखो समझो, यहां पे प्रॉपर एग्जांपल से समझो होता क्या वेंट ऑफ फैक्टर। कि देखो, जैसे यहां पे मान लो एक NaCl है, ये डिसोसिएट हो गया किसमें? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, मान लो ये है आपका 1 मोल। ठीक। अब देखो 1 मोल NaCl है, तो अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे 1 मोल NaCl, तो ये Na पॉजिटिव 0, Cl नेगेटिव 0, क्योंकि टाइम कितना है? 0। यानी अभी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ना तो Na बनेगा ना Cl बनेगा, और NaCl बन रहेगा। लेकिन t इक्वल टू t टाइम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे Na कितना हो गया? 1, और Cl कितना हो गया? 1। यानी कंप्लीट क्या हो गया? डिसोसिएट। ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया ना बच्चों। अब देखो, यहां पे आपने क्या देखा कि आपने ऑब्जर्व क्या देखा कि ऑब्जर्व आपने NaCl कितना डाला? 1। मतलब यहां पे सॉरी, थियोरटिकल आपने NaCl कितना डाला था? 1। लेकिन ऑब्जर्व NaCl आपने कितना देखा? यहां पे 1 मोल आपने NaCl डाला था थियोरटिकल। समझो इस चीज को, 1 मोल NaCl थियोरटिकल डाला। लेकिन जब पानी के अंदर डाला तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि वहां पे Na का 1 मोल अलग हो गया, Cl का 1 मोल अलग हो गया। तो टोटल मोल यहाँ पे कितने मिल गए आपको? 2 मिल गए। तो थियोरटिकल कितना था? 1 मोल, जबकि ऑब्जर्व कितने मोल हो गए यहाँ पे? 2। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक फैक्टर यूज करेंगे हम, जिसको बोलते हैं आई। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? आई का मतलब हो जाता है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये होता है, इसी को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ये बस याद रखना है बच्चों, आई इक्वल ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये होता है आई। अब इसी केस में मान लो NaCl के केस में आपको आई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों, यानी ऑब्जर्व आपने कितना निकाला, NaCl डाला कितना था 1 मोल, लेकिन डिसोसिएट होके वो कितने मोल में कन्वर्ट हो गया 2 मोल में। तो आई यहाँ पे देखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है यहाँ पे 2, और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है 1, तो इक्वल कितनी होगी आई की वैल्यू 2। बस यही तो होता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहां से डिफरेंशिएट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कभी डेसिमल में नहीं आती, वो होल नंबर में ही रहती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे इतना सा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं डिसोसिएशन केस में। अभी हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, यानी दिक्कत कहां आती है, हमने कोई 1 मोल डाला और वो 2 मोल में टूट गया, या फिर हमने 2 मोल डाले और वो आपस में ज्वाइंट होके 1 मोल बना लिया उन्होंने। दिक्कत वहां आती है, जो चीज डिसोसिएट नहीं होती है या एसोसिएट नहीं होती है वहां प्रॉब्लम नहीं आती, वहां पे वेंट ऑफ फैक्टर यूज नहीं होता। वेंट ऑफ फैक्टर यूज वहीं होता है जहां पे कोई या तो डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की केस की। चलो मैं यहीं पे टेबल बना देता हूं, देखो एक टेबल बना देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे पहले हमने यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी देखो क्या क्या फर्क आएगा डिसोसिएशन के केस में। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद यहां पे हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे मोलर मास, मोलर मास, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू में क्या फर्क आएगा। डिसोसिएशन के केस की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिसोसिएशन में। यहाँ पे लिख देता हूं डिसोसिएशन के केस की बात हो रही है यहाँ पे, डिसोसिएशन, ठीक। अब इसी की हम बात करते हैं। अगर देखो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट डिपेंड किस पे करती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अब देखो यहां पे समझो कि जब आपने 1 मोल NaCl डाला था और यहां पे कितने मोल आपको मिल गया 2 मोल मिल रहा है ना, ये समझो 1 मोल NaCl आपने डाला, वो डिसोसिएट होके कितने मोल दे रहा है 2 मोल। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे कितने मोल हो गए 2 मोल, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है। जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा बच्चों तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सामने लिखा है, अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट डिपेंड इनटू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। अब देखो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, तो मोलर मास क्या होगा, अभी पूरा कितना है NaCl, अब ये टूट गया तो मोलर मास क्या होगा, कम होगा ना। अभी पूरा एक NaCl है, अब यहाँ पे Na अलग Cl अलग, तो उसके मोलर मास में फर्क कमी आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तुम पूरे NaCl का मास देखो तो 58 के अराउंड आएगा, और यहाँ पे Na और Cl का अलग अलग हो गया, ये 23 अलग हो गया, ये 35 अलग हो गया, तो यहाँ पे मोलर मास क्या होगा, कम होगा। और आई की वैल्यू देखो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है बच्चों। देखो ये टेबल आप ध्यान रखना, बस बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डिसोसिएशन के केस में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन मोलर मास क्या होता है, कम, और आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब देखो हमारा मेन आई का मतलब क्या था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मोलर मास क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एंटी प्रोपोर्शनल हो गई। तो एंटी प्रोपोर्शनल के बेसिस पे अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के बेस में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, आई इक्वल, अब देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर मास के टर्म में हम देखें तो देखो मेन को वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये टेबल के बेसिस पर अगर देखो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मोलर मास घट रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, एंटी प्रोपोर्शनल हो गई मोलर मास के, तो आई इक्वल क्या हो गया, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसका जस्ट उल्टा हो गया।
क्लियर बच्चों, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। तो ये केस आपका क्लियर हो गया, डिसोसिएशन वाला केस। क्लियर बच्चों, डिसोसिएशन वाला केस यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एसोसिएशन के केस में, कि एसोसिएशन के केस में यही टेबल में क्या फर्क आएगा और इसमें क्या फर्क आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे एसोसिएशन के केस में। ठीक है, एसोसिएशन केस, एसोसिएशन के केस में समझो। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये लिया आपने CH3COOH, ठीक है, और इसको यानी बेंजोइक एसिड को अगर बेंजीन में डाल देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, डायमर बनाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि अगर बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो वो डायमर बनाएगा। डायमर बनाने का मतलब है वो ज्वाइंट हो जाएगा। किस तरह से, CH3COOH, ये कैसे बनेगा यूनिट, ये तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इंटरनली समझो ये होगा क्या यहाँ पे, कि जैसे दो यूनिट यहाँ पे किसकी ली, बेंजोइक एसिड की, तो दो यूनिट का मतलब क्या हो गया, देखो CH3COOH, एक यूनिट ये होगी और इसकी एक और यूनिट होगी CH3COOH, दो यूनिट हो गई। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे ही इसको बेंजीन में डालोगे तो डायमर बनाएगा। डायमर किस तरह से बनाएगा समझो। अब मैं इसको दूसरे तरह से लिख देता हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं तो डायमर बनता कैसे है, दो यूनिट जुड़ती कैसे है, कि CH3C11O और ये OH, ये हो जाएगा। अब दूसरी यूनिट क्या होगी, दूसरी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे H3C और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे बन जाएगा O, निकल के आ गई ना। अब तो इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो एक कंप्लीट क्या बनेगी, एक यूनिट बन जाएगी। यानी दो यूनिट आपने डाली बेंजीन के अंदर और उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पूरा क्या बना लिया, एक यूनिट बना लिया। इसी को हम बोलते हैं डायमराइजेशन, यानी जहां पे दो यूनिट ज्वाइंट होती हैं उसी को हम बोलते हैं डायमराइजेशन। तो देखो यहाँ पे डाली तो आपने दो यूनिट है, लेकिन कंबाइंड होकर कितनी बना रही है, एक यूनिट बना रही है। क्लियर बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि मान लो आपने क्या किया कि यहाँ पे एक ये डाले कितने यहाँ पे 2 मोल, और लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया आपने 1 मोल। समझो आपने यहाँ पे कितनी डाली है यूनिट, 2 डाली हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि 1 यूनिट मिलती है, वो तो बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे। यानी 2 मोल आपने बेंजोइक एसिड डाला, जबकि आपने ऑब्जर्व क्या किया कि आपको 1 मोल वहां पे दिख रहा है। और आपका तो जो आई है, आई क्या कहता है, आई का मतलब समझो, आई क्या कहता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इस केस में अगर आई निकालनी है तो क्या निकालोगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों, आपने ऑब्जर्व क्या किया, एक यूनिट बन रही है तो 1 अपॉन थियोरेटिकल आपने कितना डाला था 2, तो 2, तो उपकल कितना हो गया 0.5, तो आई यहां पे कितना निकल के आ गया 0.5। अब इसकी टेबल बना के देखते हैं एसोसिएशन के केस में, सेम चीज देखो, इसी लाइन को मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों। तो मैं जो इस कॉलम में जो लिखूंगा, देखो समझो, जो मैं इस कॉलम में लिखूंगा वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होगा, जो इस कॉलम में लिखूंगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जो इसमें लिखूंगा मोलर मास होगा, जो इसमें लिखूंगा वो आई की वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल थे और यहाँ पे 1 मोल है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, यानी 2 मोल से वो किस में चला गया 1 मोल में, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया बच्चों क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कम हो गई। लेकिन मोलर मास क्या हुआ, यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट है लेकिन वो यूनिट पूरी एक हो गई, तो मोलर मास क्या हुआ, बढ़ गया ना यहाँ पे। देखो समझो इस चीज को, मोलर मास यहाँ पे बढ़ गया बच्चों। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, अलग पेंसिल मार्कर से लिख देता हूँ ये, तो देखो यहाँ पे मोलर मास बढ़ गया। और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेटर देन 1, यानी डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। क्लियर बच्चों, तो अब देखो इस यहां भी देखो वही चीज निकल के आ रही है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है, मोलर मास क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब देखो दोनों का कंपेरिजन देखो,
ये काम है आपका डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, मोलर मास कम होता है और आई ग्रेटर देन 1 होती है। कौन से केस में? डिसोसिएशन के केस में। क्लियर बच्चों? डिसोसिएशन के केस में। अब लेकिन एसोसिएशन के केस में मैं बात करूं यहाँ पे एसोसिएशन के केस में, तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट घटता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटती है, लेकिन मोलर मास बढ़ता है और आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो इसलिए कितनी आ रही है? 0.5 आ रही है। क्लियर बच्चों? अब देखो इसकी अब एसोसिएशन वाले केस को भी अगर आप मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करोगे तो क्या होगा? एंटी प्रोपोर्शनल होता है, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल, इसका उल्टा हो जाएगा ना, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में देखना है तो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? बेंट ऑफ फैक्टर ही होता है। या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है? बेंट ऑफ फैक्टर होती है। यही होता है आपका मेन बेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है फैक्टर। क्लियर? तो ये आपका डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों का टर्म हो गया। क्लियर बच्चों? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो लास्ट में ओवरऑल ये ले लिया, चलो मैं टेबल को रफ कर देता हूं और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं। ओवरऑल आपको फाइनली याद क्या रखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड है वो ना तो डिसोसिएशन हो रहा है, यानी नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन, ना तो वो टूट रहा है ना वो जुड़ रहा है, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, तो उस केस में पहला केस नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, तो उस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। दूसरा केस इफ एसोसिएशन, अगर कहीं भी एसोसिएशन हो रहा है यानी कंपाउंड जुड़ रहे हैं तो उस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? लेस देन 1 होगी। आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और तीसरा केस इफ डिसोसिएशन हो रहा है कहीं भी, यानी कंपाउंड टूट रहा है, तो उस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ये 3 बातें आपको याद रखनी है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, बेंट ऑफ फैक्टर के लिए। अगर कहीं भी ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा इक्वल 1 के होगी, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं जो डिसोसिएट नहीं करती हैं? जैसे चीनी हो गई, यूरिया हो गया, ना तो शुगर डिसोसिएट होता है ना यूरिया डिसोसिएट होता है। ये इनमें ना तो एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, ना तो ये टूटते हैं ना ये जुड़ते हैं, ठीक। अब लेकिन जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक, अब डिसोसिएशन की बात करूं, सॉल्ट हो गया और आपका ग्लूकोज हो गया, ये सब टूट जाते हैं। तो इफ डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो ये बच्चों आपका क्लियर हो गया बेंट ऑफ फैक्टर, और इसी के साथ आपका 12th क्लास का 2nd चैप्टर सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों। क्लियर? अब पूरे चैप्टर में अगर किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसका आंसर करूंगा उसको। क्लियर बच्चों? और मैं अब एक असाइनमेंट दूंगा आपको जो आपको खुद ही सॉल्व करना है। क्लियर? सो इस वीडियो को अब फाइनली लास्ट में कहता हूं मैं कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन बच्चों को फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। सो बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।